विश्व के मानचित्र पर जल्द ही ग्रेटर नोएडा के जेवर का नाम शामिल होने वाला है। वजह है यहां पर बन रहा एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। योगी सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। ऐसे में जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह की जिम्मेदारी जो है वो बहुत बढ़ गई है। आज वो जनतंत्र टीवी पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम इस बारे में तो पूछेंगे ही साथ जेवर विधानसभा के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर चर्चा करेंगे और साथ ही राम मंदिर पर लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है उस पर भी उनसे बात करेंगे। उनसे यह भी पूछेंगे कि राम के नाम पर जिस तरह से राजनीति हो रही है उस पर उनकी राय क्या है। उत्तर प्रदेश की जेवर विधानसभा से बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन 22 जनवरी की तारीख ऐसी तारीख है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। अलग अलग जगह पर विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं, घर घर को इसके लिए जोड़ा जा रहा है। तो यह बताइए कि जेवर विधानसभा में तैयारियां किस तरह की हैं? क्या कोई विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, जेवर ने तो आज जिस तरीके से दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक पहचान बनाई है और 22 तारीख को उस पहचान के साथ साथ जेवर का विधायक होने के नाते हमें ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है कि भगवान श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं अयोध्या में। तो ये एक उत्सव है जेवर वासियों के लिए नहीं, वरन पूरे देश के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि राम एक ऐसे आदर्श है जो हमारी भारतीय संस्कृति की मूल भावना को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें दया, करुणा का भाव है। तो यही हमारे देश की मूल संस्कृति का भाव है और उनके जो आदर्श रहे हैं वो हमारे समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए भारत की उस संस्कृति की और सभ्यता की झलक दिखाने के लिए, जहाँ एक भाई का त्याग हमें नज़र आता है, जहाँ भगवान श्री राम का ऐसा चरित्र जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं और एक ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो सभी के लिए अनुकरणीय है। तो निश्चित तौर से ये बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है और ये सभी की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तानियों की। और रामचंद्र जी के नाम से जिस तरीके से हमारे समाज को बांधने में और उनके चरित्रों से समाज को आगे बढ़ाने में एक प्रेरणा मिलती है, निश्चित तौर से 22 जनवरी का दिन जेवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी तैयारी बड़े जोर शोर से हो रही है। तो अभी स्टेटस क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? हम फरवरी के लास्ट सप्ताह में ट्रायल रन कर देंगे रनवे पर और काफ़ी सुरक्षा के उपकरण, मौसम के उपकरण और बहुत सारी चीज़ें वहाँ तैयार हो गई हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नियमित एयरपोर्ट की समीक्षा करते हैं और उनका लक्ष्य है कि अक्टूबर-नवंबर तक इस एयरपोर्ट को हम जनता को समर्पित कर दें, क्योंकि इसकी आवश्यकता पिछले काफ़ी समय से महसूस हो रही थी और यह इस क्षेत्र में बनने जा रहा है जहां 2 इंच ज़मीन के लिए गोलियां चलती थीं। लेकिन यहाँ के किसानों ने आगे आकर दुनिया के एक ऐसे प्रोजेक्ट को यहाँ बनाने में मदद की है जो आने वाले समय में पूरे उत्तर भारत के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। किसान शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के लिए राजी नहीं थे और किसी भी नेता या किसी भी विधायक, किसी सांसद की पकड़ अपने क्षेत्र पर कैसी है ये तभी समझा जाता है जब ऐसे किसी काम में अपनी जनता का साथ लेना हो। आपने किसानों को मनाया कैसे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, भट्टा पारसौल एक कांड हुआ इस जिले में, उसके बाद से जो डेवलपमेंट था इस जिले का वो लगभग रुक सा गया था। बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ से पलायन करने लगे थे और जो हमारा नौजवान तबका है उसके रोजगार के अवसर समाप्त होते जा रहे थे। किसान ये महसूस करता था कि खेती से उसका जीवन यापन और उसके परिवार की खुशहाली आना असंभव सा जान प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ ज़रूरत थी ऐसे विकास की जो अपने साथ साथ ऐसी सौगात लेकर आए जिससे हम आने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकें, उत्तर प्रदेश और देश को एक ऐसी आर्थिक मजबूती दे सकें जिससे आने वाले समय में हमारा देश भी आगे बढ़े और प्रदेश भी आगे बढ़े। जब ये किसानों को समझाया गया
कि देखिए आज हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं, बेशक रेट कम हो, लेकिन हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा भविष्य छोड़कर जा रहे हैं जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस एयरपोर्ट को आने के पश्चात यहाँ अनेकों मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी और वो आज हमें नज़र आ रहा है। आप देखिए कि मेडिकल डिवाइस पार्क जो पूरे देश के लिए 5 मंजूर हुए थे और एक उत्तर प्रदेश को मिला, वह भी जेवर में ही बनने जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि फिल्म सिटी की बिड भी खुल चुकी है और जैसे ही एयरपोर्ट की यहाँ घोषणा हुई, 2 कोरोना के काल आए, उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट आया तो वह उत्तर प्रदेश के जेवर में आया। और निश्चित तौर से इसे कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो हमारा सपना था किसान भाइयों के साथ मिलकर, वह था इस जेवर के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और देश की खुशहाली। आज हमें फ़ख्र है कि हम आने वाले समय में एक बहुत बड़ा और ऐसा औद्योगिक क्षेत्र देने जा रहे हैं जो हमारे नस्लों के काम आएगा और उन लोगों के काम आएगा जिन्हें आज़ादी के बाद से इसकी ज़रूरत थी। यमुना प्राधिकरण के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करें, जेवर विधानसभा में कनेक्टिविटी को लेकर, विकास को लेकर आने वाले समय में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये मेरी कई बार चर्चा हुई, जो यहाँ प्राधिकरण है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और शासन और सरकार को भी मैंने संज्ञान में लाया कि हमने इतने बड़े शहर बना दिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमने उसमें प्रावधान नहीं किया। तो या तो ये कमी प्लानर की तरफ से रह गई या हमें ये आभास नहीं होगा कि यहाँ जनता का इतना दबाव बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं कि आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अब आने वाले समय में यमुना सिटी, तो इनमें बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो ताकि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएँ, सड़कों से वाहनों के दबाव को भी कम कर पाएँ। इसके हम लोगों के प्रयास चल रहे हैं और यमुना प्राधिकरण में यह कमी ना रह जाए, इसके लिए पूरी कार्य योजना बना ली गई है। आप देखेंगे कि हम ईस्टर्न पेरीफेरियल को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने जा रहे हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी आए थे, उसका विधिवत पूजन के साथ शुभारंभ हो गया। हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जोड़ना चाह रहे हैं जेवर एयरपोर्ट को। जो हमारा बुलंदशहर से जब हम चलते हैं जेवर की तरफ तो रास्ते में चोला रेलवे स्टेशन पड़ता है, हम लॉजिस्टिक के लिए उसे जेवर एयरपोर्ट तक जोड़ना चाह रहे हैं। हमारा काम बहुत तेज़ी से NHAI का चल रहा है जिससे जेवर एयरपोर्ट मुंबई दिल्ली कॉरिडोर से कनेक्ट हो जाए। हम मेट्रो कनेक्टिविटी से इस जेवर को जोड़ने जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम जल मार्ग को छोड़ दें तो दुनिया की एक ऐसी बेहतरीन कनेक्टिविटी हम यमुना क्षेत्र में देने जा रहे हैं जिससे आने वाले समय में लोगों को कोई असुविधा न हो। जिस तरीके से विकास हो रहा है, एक सवाल इसके साथ जुड़कर जरूर पूछा जाएगा कि भाई क्षेत्र के युवाओं को फायदा रोजगार के मामले में कितना मिलेगा। इतने सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, इतने सारी विकास की बात होगी, तो युवाओं को रोजगार कितना मिलेगा, इसे लेकर भी कोई अंदाजा लगाया गया है क्या, कोई प्लानिंग है क्या? हम जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस तरीके के उद्योग धंधे आ रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जहां हम नौजवानों के रोज़गार की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम एक ऐसी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं जहां हमारे क्षेत्र की स्थानीय महिलाओं को भी 70% रोज़गार मिल सके। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हो रही है, तो नौजवान ही नहीं, आसपास के बहुत सारे जनपदों की स्थानीय महिलाओं को भी उन वस्त्रों के उद्योग में 70% रोजगार के अवसर मिलेंगे। और अगर हम नौजवानों की बात करें तो ये सारी जो कसरत की गई है वह प्रदेश की आर्थिक मजबूती के साथ साथ अपने प्रदेश के उन्हीं नौनिहाल नौजवानों के लिए तो है ताकि उनका भविष्य हम सुरक्षित कर सकें। और जेवर में जो बड़े बड़े कारखाने आ रहे हैं और ऐसी 500 फॉर्चून कंपनी तो स्थापित भी हो गई हैं और उत्पादन भी शुरू हो गया। मेट्रो कोच की फैक्ट्री जेवर में लगने जा रही है। तो अनेकों ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे क्षेत्र के नौजवानों को ही नहीं वरन देश के अनेकों प्रांतों के नौजवानों के लिए रोजगार के प्रचुर अवसर लेकर आएगा जेवर क्षेत्र, ऐसा मेरा मानना है। और चूंकि एयरपोर्ट जैसी जगह जहां बहुत सारे ऐसे बिजनेस लोग कर सकते हैं, स्थानीय लोग जिनका कौशल विकास नहीं हुआ है,
तो उन लोगों के लिए भी हम कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करने जा रहे हैं CSR फंड से। यमुना प्राधिकरण भी इसके लिए प्रयासरत है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने टाटा समूह के साथ एक बैठक की थी और उनसे कहा था कि आप निर्माण कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट का, तो जब तक हमारे एयरपोर्ट चालू हो और कंपनियां आएँ उससे पहले ही हम अपने क्षेत्र के नौजवानों का कौशल विकसित कर दें। तो टाटा वाले भी इस पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जब तक ये सारी फैसिलिटी आएंगी, उद्योग धंधे स्थापित होंगे, एयरपोर्ट की स्थापना होगी, हम अपने क्षेत्र के एक बहुत बड़े नौजवानों के हिस्से को कौशल विकास से आच्छादित कर देंगे। उसके बाद उन्हें नौकरी मिलने में भी आसानी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री की आपने बात की, तो जब मुख्यमंत्री से चर्चा होती है तो विकास को लेकर क्या बातचीत होती है? क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर फिल्म सिटी हो, मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार इसे लेकर बात की जाती है और एक तरीके से मुख्यमंत्री के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है। निश्चित तौर से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं तो सौभाग्यशाली कहूँगा अपने आप को कि मुझे उनके नेतृत्व में विधायक रहने का मौका मिला, पहली बार भी और दूसरी बार भी। मैं कई बार उनकी कार्यशैली को देखा और देर रात तक उनके साथ भी हमें रहने का मौका मिला। तो जो नेतृत्व रात को 2 बजे तक सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली की चिंता करते हों और जो इस प्रदेश की इकोनॉमी को पहले नंबर पर ले जाने की भावना रखते हों, आपका उदाहरण भी आपके सामने। आज हम देश में बात करें तो सेकंड नंबर की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश है और हम शीघ्र ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हैं। तो ये विज़न है हमारे मुख्यमंत्री का, जो औद्योगिक विकास के माध्यम से चाहते हैं कि इस प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलें। यह वही प्रदेश है, मैं तो अपने क्षेत्र से बात करूंगा, जहां से उद्योग धंधे पलायन करने लगे थे। आज अभी हमने एक डेलीगेशन हरियाणा टेक्सटाइल का पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिलवाया था। तो महिलाओं ने स्पष्ट तौर से कहा था कि 2017 से पहले 6 बजे के बाद हम नोएडा की सड़कों पर नहीं निकलते थे। आज मैं दिल्ली से आती हूँ, हरियाणा से आती हूँ, 11 बजे तक अपनी फैक्ट्री में काम करती हूँ और बिना किसी डर के मैं निश्चिंत भाव से नोएडा से अपनी गाड़ी में बैठकर जाती हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जो एक माहौल उत्तर प्रदेश में बना है, तो हमारे संज्ञान में आ रहा है कि और प्रांतों से भी लोग योगी जी के इस मॉडल को देखकर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका फायदा हमारे पूरे जिले को मिल रहा है। तो ये विकास की चिंता जो है योगी जी की और नियमित उसकी समीक्षा। अब एक उदाहरण के तौर पे हरियाणा टेक्सटाइल का जो उनसे प्रतिनिधि मंडल मिला, दूसरे दिन उनके पास पत्र आ गया कि आपको सेक्टर 10 यमुना प्राधिकरण में जमीन आवंटित कर दी जाएगी और प्रक्रिया आगे बढ़ गई। तो जहां तुरंत समाधान की व्यवस्था हो जाए प्रदेश में और जहां के मुखिया चाहते हों कि यह प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बने, तो मैं नहीं समझता कि वहाँ विकास में आने वाले समय में कोई बाधा उत्पन्न हो पाएगी। थोड़ा सा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी समझ लेते हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है। और आप तो राजकीय कैंसर अस्पताल की मांग भी आपने सरकार के सामने उठाई थी, क्या स्टेटस है अब? देखिए, मांग ही नहीं, जो हम उठाते हैं मांग उस पर अमली जामा भी पहनाते हैं। आपने देखा होगा कि लिफ्ट एक्ट की मांग हमने उठाई और आज वो अंजाम की तरफ पहुंचने जा रहा है। और ये बड़े हैरत की बात है कि हमारे ज़िले में ट्रामा सेंटर नहीं है, इतना बड़ा ज़िला है। तो मैं आपको बताने में मुझे हर्ष है कि वो ट्रामा सेंटर लाने में मैं जेवर में कामयाब हो पाया और हाईवे के किनारे हम उसे सेक्टर 22E के आसपास बनवा रहे हैं, उसका काम आरंभ हो चुका है। तो ये जनपद गौतम बुद्ध नगर का पहला ट्रामा सेंटर होगा और हाईवे पर होगा, जिसकी दूरी एयरपोर्ट से भी ज़्यादा नहीं होगी और नोएडा और ग्रेटर नोएडा से भी ज़्यादा नहीं होगी। उसी के साथ हम उन गरीब लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो महंगे अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए 100 बेडेड अस्पताल भी उसी कैंपस में बनने जा रहा है। तो काफ़ी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। तो ये तो स्वास्थ्य की स्थिति है। कोरोना काल में हमारे कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हुए थे, जिन्हें चालू कराया गया और आज कई हमारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनमें हम ऑक्सीजन प्लांट लगा चुके हैं, व्यवस्थाएं कर चुके हैं।
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के माध्यम से हम मोदी जी के उस डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर रहे हैं, जहां हम बिना डॉक्टर के सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुदूर ग्रामीण अंचल के लोगों को मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन दिलवा पा रहे हैं, उन्हें दवाइयां उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो ये सारे प्रयास पिछले 6 साल के हैं। अभी आपने एजुकेशन की बात की, तो मुझे आपको बताने में बड़ा ये हर्ष होगा कि आज़ादी के बाद 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, मेरे जेवर क्षेत्र में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। और आप कल्पना कीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां जो इंटर के बाद घर बैठ जाती थी, उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती थी। तो जब मैं विधायक नहीं था, ये टीस मेरे दिल में थी। सबसे पहले मैंने इसी का बीड़ा उठाया और मैं 3 डिग्री कॉलेज राजकीय मंजूर कराने में कामयाब हो पाया, जिसमें से 2 डिग्री कॉलेज मेरी उन बहन बेटियों के लिए समर्पित हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। 2 महिला डिग्री कॉलेज मेरे यहाँ बनने जा रहे हैं और 1 डिग्री कॉलेज मेरा स्टार्ट हो चुका है मेरी विधानसभा के मध्य में, जेवर एयरपोर्ट के पास, जहाँ के आप कोर्सेज सुनेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के उस महाविद्यालय में सुनकर आपको आश्चर्य होगा। हम वहाँ फिल्म मेकिंग का कोर्स दे रहे हैं जो हमने मंजूर करा लिया, चूँकि वहाँ फिल्म सिटी बनने जा रही है। हम वहाँ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स दे रहे हैं बच्चों को, चूँकि वहाँ वस्त्रों के उद्योग लगने जा रहे हैं। और हम वहाँ सिविल एविएशन का कोर्स बच्चों को दे रहे हैं, वो इसलिए कि वहाँ MRO की स्थापना होने जा रही है, मेंटेनेंस रिपेयर हब की, जहाँ हवाई जहाज़ रिपेयर होंगे। तो हमारा इरादा है कि जो भी उद्योग धंधे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, हम उसी तरीके की एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाएँ ताकि उन्हें अपने भविष्य निर्माण में कोई दिक्कत ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जेवर विधानसभा के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, रोजगार के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं, बड़ी डिटेल से आपने बताया। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने क्षेत्र की जो जनता है उसकी उम्मीदों पर, आकांक्षाओं पर इसी तरह से खरे उतरते रहें और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा मजबूती से उनके लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।